हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। फर्स्ट क्वेश्चन, जन्म दर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है जन्म दर एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर आबादी में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या है जो आमतौर पर सालाना व्यक्त की जाती है। यह एक प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतक है। क्वेश्चन 2, संभववाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर है संभववाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉसिबिलिटिज्म। ठीक है, मानव भूगोल में एक मार्गदर्शक अवधारणा रही है जब से इसने पर्यावरणीय नियतिवाद को विस्थापित किया है। संभववाद अवधारणा यह है कि प्राकृतिक वातावरण मानव गतिविधि पर बाधाएं डालता है, लेकिन मनुष्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूसरों को संशोधित करते हुए कुछ पर्यावरणीय सीमाओं के अनुकूल हो सकते हैं। क्वेश्चन 3, नवनियतिवाद क्या है? तो इसका आंसर है नियतिवाद के लिए नए सिरे से दृष्टिकोण को नवनियतिवाद कहा जाता है। यह मानव जातियों को पर्यावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित एक निष्क्रिय एजेंट के रूप में संदर्भित करता है। क्वेश्चन 4, जनसंख्या घनत्व शब्द को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है जनसंख्या घनत्व एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के माप को संदर्भित करता है। आमतौर पर जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में मापते हैं। क्वेश्चन 5, पूर्वी तट पर स्थित भारत के 4 बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो पहला है कोलकाता पोर्ट। पोर्ट को पोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बंदरगाह। तो कोलकाता पोर्ट पश्चिम बंगाल में, पारादीप पोर्ट ओडिशा में, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश और चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है। ये सभी पूर्वी तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन 6, आप सतत विकास की अवधारणा के बारे में क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है सतत विकास एक समग्र दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को एकीकृत करता है, स्थायी कल्याण के लिए संतुलन और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन 7, परमाणु ऊर्जा क्या है? भारत में किन्हीं 2 परमाणु बिजली घरों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पन्न करने के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग है। भारत के 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो एक है गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन और दूसरा है महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन। क्वेश्चन 8, पाइपलाइन परिवहन के लाभों की चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है पाइपलाइन परिवहन लागत, दक्षता, विश्वसनीयता और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। यह ऊर्जा की खपत को कम करता है, प्रदूषण को कम करता है और न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ माल के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे यह तरल पदार्थ और गैसों के लिए कुशल हो जाता है। क्वेश्चन 9, ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच बुनियादी अंतर क्या है? तो इसका आंसर है ग्रामीण बस्तियों को आमतौर पर खुले स्थानों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं और छोटी आबादी की विशेषता है। इसके अतिरिक्त शहरी बस्तियां घनी आबादी वाली हैं जो बुनियादी ढांचे, विविध अर्थव्यवस्थाओं और गैर कृषि व्यवसायों द्वारा चिन्हित है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पारंपरिक मूल्यों पर जोर दिया जाता है, जबकि शहरी सेटिंग विविधता और आधुनिक जीवन शैली को बढ़ावा देती है। सेवाओं और सुविधाओं जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच शहरी वातावरण की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक सीमित है, यानी कि कम मिलती है ग्रामीण में। क्वेश्चन 10, भारत में फसल मौसमों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इसका आंसर है भारत 3 मुख्य फसल मौसमों का अनुभव करता है, खरीफ, रबी और जैद। देखिए यहाँ पे खरीफ में मानसून के दौरान चावल, बाजरा और दालें जैसी फसलें शामिल होती हैं। रबी में सर्दियों में गेहूं, जौ, सरसों जैसी फसलें शामिल होती हैं। गर्मियों के दौरान जैद का एक छोटा मौसम है जो फलों, सब्जियों जैसी फसलों के लिए खेती करता है। क्वेश्चन 11, अटल सुरंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है अटल सुरंग, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सुरंग रोहतांग नाम दिया गया है, भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में एक राजमार्ग सुरंग है। यह 1000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जो लगभग 9.02 किलोमीटर तक फैली है।
2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, जो साल भर पहुंच प्रदान करता है और यात्रा के समय को कम करता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी यह सुरंग क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचागत उपलब्धि है। क्वेश्चन 12, भारत के विदेश व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत के विदेश व्यापार में कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और सॉफ्टवेयर सेवाओं सहित निर्यात में विविधता की विशेषता है। आयात में कच्चे तेल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान शामिल हैं। उच्च आयात मूल्य के कारण व्यापार संतुलन अक्सर व्यापार घाटा होता है। भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों व्यापार समझौतों में संलग्न है। सेवा क्षेत्र विशेष रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर निर्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेश व्यापार नीतियां वैश्विक आर्थिक रुझानों से प्रभावित होती हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 13, नमामि गंगे कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, नमामि गंगे भारत में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प करना है। 2014 में शुरू किया गया था। यह सीवेज उपचार, रिवर फ्रंट विकास, सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के लिए विभिन्न पहलों को एकीकृत करता है। कार्यक्रम गंगा के सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को बहाल करने के लिए स्थायी अपशिष्ट जल प्रबंधन और पारिस्थितिक संरक्षण पर जोर देता है। नमामि गंगे एक स्वच्छ और स्वस्थ गंगा बेसिन सुनिश्चित करना चाहता है, जिसमें दीर्घकालिक नदी कायाकल्प के लिए कई हितधारक और अभिनव दृष्टिकोण शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, भारत में शहरी अपशिष्ट निपटान से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, भारत में शहरी अपशिष्ट निपटान को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचा, स्रोत पर कचरे का अपर्याप्त पृथक्कीकरण और सीमित रिसाइकलिंग सुविधाएं शामिल हैं। अनुचित निपटान से पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे और लैंडफिल साइटों पर तनाव होता है। तेजी से शहरीकरण समस्या को बढ़ाता है, क्योंकि शहर बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन के साथ तालमेल रखने के लिए संघर्ष करते हैं। जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की कमी प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में बाधा डालती हैं, जो देश में शहरी अपशिष्ट निपटान के जटिल मुद्दे में योगदान देती है। क्वेश्चन 15, विश्व भर में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न भौगोलिक कारकों का वर्णन करें। तो पहला है जलवायु। तो मध्यम जलवायु अक्सर आरामदायक रहने की स्थिति के कारण बड़ी आबादी को आकर्षित करती है, जबकि चरम जलवायु निपटान को रोक सकती है। नेक्स्ट है स्थलाकृति। समतल और उपजाऊ परिदृश्य निपटान के लिए अनुकूल है, जबकि उबड़ खाबड़ इलाके जनसंख्या एकाग्रता को सीमित कर देती है। नेक्स्ट जल संसाधन। नदियों और समुद्र तटों जैसे जल निकायों से निकटता परिवहन, कृषि, व्यापार की सुविधा प्रदान करती है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आर्थिक अवसर। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों, नौकरियों के अवसर और आर्थिक गतिविधियों वाले क्षेत्र बड़ी आबादी को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट बुनियादी ढांचा। अच्छी तरह से विकसित परिवहन और संचार नेटवर्क शहरी केंद्रों में जनसंख्या एकाग्रता में योगदान करते हैं। क्वेश्चन 16, जनसांख्यिकीय संक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, जनसांख्यिकीय संक्रमण एक मॉडल है जो उच्च जन्म और मृत्यु दर से कम जन्म और मृत्यु दर तक आबादी के ऐतिहासिक बदलाव का वर्णन करता है, क्योंकि एक समाज आर्थिक और सामाजिक विकास से गुजरता है। क्वेश्चन 17, मानव भूगोल के अध्ययन के 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कोई 2 उद्देश्य बताएं। तो इसका उत्तर है, मानव भूगोल का उद्देश्य मानव गतिविधि और समाजों के स्थानिक पैटर्न को समझना है। यह जांचना कि लोग अपने वातावरण के साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह भौगोलिक स्थानों को आकार देने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता की पड़ताल करता है। क्वेश्चन 18, क्रूड बर्थ रेट यानी कि अशोधित जन्म दर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में CBR। क्रूड बर्थ रेट एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर आबादी में प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की संख्या है, जो आमतौर पर उम्र या लिंग के समायोजन के बिना सालाना व्यक्त की जाती है। क्वेश्चन 19, मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है, मृत्यु दर एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर आबादी में प्रति 1000 लोगों की
मृत्यु की संख्या है, जिसे अक्सर उम्र या लिंग समायोजन के बिना सालाना व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन 20, लोगों पर दूषित अशुद्ध जल के सेवन के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर है दूषित पानी के सेवन से जल जनित बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें दस्त, हैजा, टाइफाइड शामिल है। लंबे समय तक जोखिम पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। समुदायों की भलाई और उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, हिंटरलैंड का अर्थ क्या है? तो हिंटरलैंड एक तटीय या शहरी केंद्र से जुड़े अंतर्देशीय या ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भित करता है। यह आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हुए केंद्रीय केंद्र के लिए एक संसाधन, आधार और बाजार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 22, संचार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है संचार व्यक्तियों या समूहों के बीच जानकारी, विचारों या संदेशों का आदान प्रदान है। इसमें मौखिक, गैर मौखिक या लिखित साधनों के माध्यम से विचारों या डेटा का संचरण या रिसेप्शन शामिल है। क्वेश्चन 23, घरेलू उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका आंसर है घरेलू उद्योग छोटे पैमाने पर अक्सर घर आधारित आर्थिक गतिविधियां होती हैं। वे उत्पादन में परिवार के सदस्यों को शामिल करते हैं और सादगी और लचीलेपन की विशेषता रखते हैं। ये उद्योग आमतौर पर स्थानीय संसाधनों और सरल औद्योगिकी का उपयोग करते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करते हैं। उदाहरणों में हस्तशिल्प, बुनाई, कुटीर उद्योग शामिल है। वे अक्सर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, घरेलू सेटिंग के भीतर पारंपरिक कौशल और सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करते हैं। क्वेश्चन 24, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए। 1951 से 1981 तक भारत में जनसंख्या के तीव्र विकास के 3 प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या के आकार में अचानक और घातीय वृद्धि को संदर्भित करता है। भारत में 1951 से 1981 तेजी से विकास में योगदान देने वाले कारकों में सामाजिक मानदंडों के कारण उच्च जन्म दर, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी, गर्भ निरोधक तक सीमित पहुंच शामिल है। इसके अतिरिक्त बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में गिरावट ने जनसांख्यिकी के बदलाव को बढ़ाया, जिससे इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण जनसंख्या वृद्धि हुई। क्वेश्चन 25, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है ग्रामीण बस्तियां विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करती है, जिनमें न्यूक्लिएटेड, दूसरी बिखरी हुई और रैखिक शामिल है। न्यूक्लिएटेड बस्तियां समूहकृत होती हैं जो सामुदायिक संपर्क को बढ़ावा देती हैं। बिखरी हुई बस्तियां बिखरी हुई हैं जो व्यक्तिगत परिवार को अधिक गोपनीयता प्रदान करती हैं। रैखिक बस्तियां परिवहन मार्गों के पास संरेखित होती हैं, जैसे कि सड़कें और नदियों के पास। प्रत्येक प्रकार निपटान पैटर्न को प्रभावित करने वाले विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक कारकों को दर्शाता है, जो दुनिया भर में ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट विशेषताओं में योगदान देता है। क्वेश्चन 26, भारतमाला परियोजना से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए। तो इसका आंसर है भारतमाला परियोजना भारत में एक प्रमुख बुनियादी ढांचा पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में सड़क संपर्क को बढ़ाना है। यह 2017 में शुरू किया गया। यह राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और सीमा सड़कों के निर्माण और सुधार पर केंद्रित है। परियोजना का उद्देश्य माल ढुलाई और यात्री आंदोलन को अनुकूलित करना, रसद लागत को कम करना और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह समग्र कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक निर्बाध और कुशल सड़क नेटवर्क के रूप में कल्पना करता है। क्वेश्चन 27, जनसंख्या परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है जनसंख्या परिवर्तन एक विशिष्ट अवधि में जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण में परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसके घटक में जन्म यानी कि प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास शामिल हैं। क्वेश्चन 28, निर्वाह कृषि क्या है? आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है निर्वाह कृषि एक कृषि प्रथा है जो मुख्य रूप से किसान के परिवार के लिए भोजन प्रदान करने की ओर उन्मुख है, जिसमें बिक्री के लिए बहुत कम अधिशेष है। यह वाणिज्यिक कृषि के साथ विरोधाभास है, जो बाजार के लिए फसलों का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 29, रुको एवं जाओ नियतिवाद क्या है? यह शब्द किसने दिया? तो इसका आंसर है रुको और जाओ नियतिवाद को नव नियतिवाद के रूप में जाना जाता है। यह 1920 में ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता
ग्रिफिन टेलर द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार वह वातावरण कई तरीकों से संभावनाओं को प्रस्तुत करता है और हर विकल्प के लिए एक कीमत का भुगतान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 30, भूगोल एक भौतिक विज्ञान होने के साथ साथ एक सामाजिक विज्ञान भी है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है भूगोल एक अद्वितीय अनुशासन है जिसमें भौतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों शामिल है। यह पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं और प्रतिक्रियाओं यानी कि भौतिक विज्ञान और मानव समाजों, संस्कृतियों और उनकी विचार यानी कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करता है। क्वेश्चन 31, जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में पुश कारकों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पुश कारक ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं जो लोगों को एक क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर करती हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरणों में आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरणीय चुनौतियां शामिल हैं जो कुछ क्षेत्रों से पलायन को दूर ले जाती हैं। क्वेश्चन 32, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों के नाम बताइए। तो इसका देखिए ये वैसे पीछे भी आ चुका है अपना। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, स्थलाकृति, पानी की उपलब्धता शामिल है। लोग अनुकूल जलवायु, समतल इलाके और जल संसाधनों तक पहुंच वाले क्षेत्रों में बसते हैं। क्वेश्चन 33, निवल बोए गए क्षेत्र और सकल बोए गए क्षेत्र में अंतर को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है निवल बोया गया क्षेत्र खेती के तहत कुल क्षेत्र है जिसमें एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र शामिल है। सकल फसली क्षेत्र खेती किया जाने वाला कुल क्षेत्र है जिसमें कई फसल और अंतर फसल शामिल हैं। क्वेश्चन 34, डेयरी फार्मिंग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर है डेयरी फार्मिंग में दूध उत्पादन के लिए मवेशियों का प्रजनन और पालन शामिल है। डेयरी फार्म छोटे पैमाने पर संचालन से लेकर बड़े वाणिज्यिक उद्यमों तक दूध, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान इष्टतम दूध उपज सुनिश्चित करने के लिए डेयरी जानवरों के स्वास्थ्य और पोषण को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आधुनिक डेयरी फार्मिंग में अक्सर कुशल दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के लिए उन्नत तकनीकों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन 35, उपयुक्त उदाहरणों के साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के लिए नवीकरणीय विकल्प है। ये स्रोत टिकाऊ है, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं और एक स्वच्छ और अधिक विविध ऊर्जा मिश्रण में योगदान करते हैं। उदाहरणों में सौर ऊर्जा शामिल है जो फोटो वोल्टिक कोशिकाओं या सौर तापीय प्रणालियों के माध्यम से दोहन की जाती है। पवन ऊर्जा पवन टरबाइन द्वारा उत्पन्न है। जल विद्युत बहते पानी से प्राप्त है। भूतापीय ऊर्जा भूमि की गर्मी से दोहन है और बायोगैस ऊर्जा कार्बनिक पदार्थों से जो उत्पादित होती है। क्वेश्चन 36, समुद्री बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश के द्वार के रूप में समझाएं। तो इसका आंसर है समुद्री बंदरगाह देशों के बीच माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं। वे जहाज़ों के लिए डॉकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग को सक्षम करते हैं। बंदरगाह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो दुनिया भर में बाजारों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं। कुशल समुद्री बंदरगाह व्यापार, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाते हैं जिससे वे आधुनिक वैश्विक व्यापार नेटवर्क के महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं। क्वेश्चन 37, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण के गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हैं जिससे श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। पार्टिकुलेट मैटर और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक फेफड़ों के रोग, अस्थमा और श्वसन संक्रमण का कारण बन सकते हैं। लंबे समय तक एक्सपोजर फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगों सहित पुरानी स्थितियों में योगदान देता है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद स्थितियों वाले व्यक्ति विशेष रूप से कमजोर हैं। कुल मिलाकर वायु प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल बोझ बढ़ाता है और जीवन की गुणवत्ता को कम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38, पर्यावरणीय नियतिवाद की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है पर्यावरणीय नियतिवाद एक भौगोलिक अवधारणा है जो जलवायु और इलाके सहित भौतिक वातावरण, मानव व्यवहार, संस्कृति और समाज विकास को आकार देता है। यह मानव गतिविधियों पर प्रकृति का प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।
क्वेश्चन 39, जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में पुल कारकों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, पुल कारक ऐसी स्थिति है या आकर्षक है जो लोगों को किसी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए बुलाते हैं। नौकरी के अवसर, बेहतर करने की स्थिति और सुविधा जैसे सकारात्मक कारक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। क्वेश्चन 40, मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक का मतलब होता है HDI। आपको इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। HDI को जो है फुल फॉर्म क्या होती है इंग्लिश में बताना आपको, हिंदी में तो यहाँ पे दे ही रखी है। HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? वैसे ही फुल फॉर्म मुझे पता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। तो कमेंट में मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्रों पर विचार करता है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन, ज्ञान, शिक्षा और एक सभ्य जीवन स्तर। क्वेश्चन 41, विश्व के विभिन्न देशों में भूमिगत खनन विधियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, सभी भूमिगत खदानों में कुछ महत्वपूर्ण घटक समान होते हैं। ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के जहरीले धुएं को साफ करने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट, बचने के मार्ग, निचले श्रमिकों और उपकरणों तक पहुंच सॉफ्ट, एस्क परिवहन सुरंगें, उत्खनित एस को सतह तक ले जाने के लिए नेक्स्ट रिकवरी सॉफ्ट, सूचना वापस भेजने के लिए संचार प्रणालियां। क्वेश्चन 42, स्मार्ट सिटी मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, टिकाऊ और नागरिक अनुकूल स्थानों में बदलना है। यह बुनियादी ढांचे के विकास, कुशल सार्वजनिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केंद्रित है। चयनित शहरों में शहरी चुनौतियों का सामना करने, नवाचार, स्थिरता और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट समाधानों को व्यापक योजना और कार्यान्वयन होता है। क्वेश्चन 43, लक्ष्य क्षेत्र योजना से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपना उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर है, भूगोल में लक्ष्य क्षेत्र योजना में अलग अलग चुनौतियों का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों पर विकास प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह एक लक्षित क्षेत्र की अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतियों को तैयार करता है। यह दृष्टिकोण विविध भौगोलिक संदर्भों के लिए अधिक प्रभावी और अनुकूलित समाधान सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, शुष्क क्षेत्रों का विकास जल प्रबंधन परियोजनाओं पर जोर दे सकता है, जबकि शहरी लक्ष्य क्षेत्र जनसंख्या घनत्व और शहरीकरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए बुनियादी ढांचे और आवास विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन 44, निश्चयवाद क्या है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर है, भूगोल में नियतिवाद एक संकल्पना है जिसमें माना जाता है कि भौतिक वातावरण मानव व्यवहार और सामाजिक परिणामों को निर्धारित करता है। नियतिवाद के प्रवक्ता रेडजेल, हैंटिंगटन और एलन सेम्पाल शामिल हैं। क्वेश्चन 45, संभववाद क्या है? इसके प्रवर्तक कौन है? तो भूगोल में संभववाद एक ऐसी संकल्पना है जिसमें माना जाता है कि भौतिक वातावरण अवसर और सीमाएं प्रदान करता है, लेकिन मानव संस्कृति और प्रौद्योगिकी द्वारा उनसे बदलाव कर सकता है। संभववाद के प्रवक्ताओं में विडाल डी ला ब्लाचे, कार्ल सायर और जीन पॉल सार्त्र शामिल हैं। क्वेश्चन 46, शुष्क कृषि भूमि एवं आर्द्र कृषि भूमि को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है, शुष्क कृषि भूमि एक प्रकार की भूमि है जहां कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है, जिसमें व्यापक सिंचाई की आवश्यकता होती है। आर्द्र कृषि भूमि एक प्रकार की भूमि है जहां उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जल की प्रचुर आपूर्ति रहती है। क्वेश्चन 47, महानगर और मेगानगर में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है, एक महानगर एक बड़े शहरी क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें केंद्रीय शहर और उसके उपनगर शामिल हैं। एक मेगा सिटी एक बहुत बड़ा महानगर है जिसमें आमतौर पर 10 मिलियन यानी कि मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 10 मिलियन में 1 करोड़ हो गई, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोगों की आबादी होती है। क्वेश्चन 48, अम्लीय वर्षा से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, अम्लीय वर्षा से तात्पर्य ऐसी वर्षा से है जिसमें अम्लीय प्रदूषकों का उच्च स्तर होता है। ऐसा आमतौर पर औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन दहन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है।
क्वेश्चन 49, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है चलवासी, जिसको हम बोलते हैं आदिम पशुचारण, पशुचालन का एक रूप है जहां पशुधन को निर्वाह उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। अक्सर खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश लोगों द्वारा यह क्रियाकलाप किए जाते हैं। प्राप्त उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं और बिक्री के लिए कुछ विशेष नहीं रहता। दूसरी ओर वाणिज्यिक पशुपालन पशु कृषि का एक अधिक गहन और बाजार उन्मुख रूप है। बाजार में बिक्री के लिए पशु उत्पादों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ नियंत्रित प्रजनन, भोजन और प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से उत्पादन को अधिकतम करने का ध्यान केंद्रित करता है। वाणिज्यिक पशुपालन में अक्सर उच्च उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए आवास, विशेष आहार और पशु चिकित्सा देखभाल शामिल होती हैं। क्वेश्चन 50, 1921 को भारतीय जनसंख्या संदर्भ में महान विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है 1921 को भारतीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में महान विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया गया। 1921 से पहले उच्च शिशु मृत्यु दर और खराब स्वास्थ्य सेवा के कारण जनसंख्या धीमी दर से बढ़ रही थी। हालांकि 1921 के बाद बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि में अचानक वृद्धि हुई। इसने भारतीय जनसांख्यिकी के इतिहास में एक प्रमुख घटना के रूप में चिन्हित किया जाता है। क्वेश्चन 51, कोई नगर नगरीय संकुल कब बन जाता है? तो इसका आंसर है एक शहरी समूह है, एक सन्निहित शहरी क्षेत्र है जो 2 या 2 से अधिक शहरों या कस्बों से बना है, जो समय के साथ बड़े हुए हैं और विलय हो गए हैं। शहरी समूह को परिभाषित करने के मानदंड देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जनसंख्या के आकार, घनत्व और आर्थिक और सामाजिक एकीकरण की डिग्री जैसे कारक शामिल होते हैं। भारत में शहरी समूह को एक निरंतर शहरी प्रसार के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मुख्य शहर और इसके शहर आउटग्रोथ शामिल है, बशर्ते उनका संयुक्त आबादी 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख से अधिक हो। क्वेश्चन 52, भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों है? तो इसका आंसर है सड़क परिवहन को कई कारणों से भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता है। पहला तो है सुलभता। सड़क परिवहन का सबसे सुलभ साधन है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवहन के अन्य साधन अक्सर सीमित होते हैं। सड़कें दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करती और लोगों को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ती है। नेक्स्ट, लचीलापन। सड़क परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक लचीला है, जिसे छोटे शहरों, गांवों सहित लगभग किसी भी गंतव्य पर माल और लोगों के परिवहन की अनुमति मिलती है, जो परिवहन के अन्य साधनों द्वारा सेवा नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है किफ़ायती का मतलब सस्ता। सड़क परिवहन अक्सर परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक किफ़ायती होता है, खास तौर पर कम दूरी के लिए। इसे बनाए रखना और संचालित करना भी आसान है, जिससे एक छोटे व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। परिवहन के अन्य साधनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्वेश्चन 53, मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है मानव का प्रकृतिकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण को अनुकूलित और संशोधित करता है। इस प्रक्रिया में औद्योगिकी का उपयोग शामिल है, जैसे कि सिंचाई, भूमि सुधार, ताकि भूमि को अधिक उत्पादक और रहने योग्य बनाया जा सके। भूगोल में मनुष्य का प्राकृतिकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समझाने में मदद करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ कैसे पारस्परिक क्रिया करता है और उनके कार्यों का प्राकृतिक प्रणालियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कैसे हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IGNCA, भारत के उत्तर पश्चिम स्थित एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों को कवर करती है। यह परियोजना 1950 के दशक में शुरू की गई थी और 1980 के दशक में पूरी हुई। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई का पानी प्रदान करना है, जो कम वर्षा और लगातार सूखे की विशेषता है। IGNCA दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, जो लगभग 12.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। यह इंदिरा गांधी द्वारा खिलाया जाता है, जो 649 किलोमीटर लंबी और पंजाब के
हरीके बैराग से राजस्थान के थार रेगिस्तान तक चलती है। नहर का वहन क्षमता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से अधिक है और यह 6 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई का पानी प्रदान करती है। IGNCA का एक क्षेत्र की कृषि उत्पादकता और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इससे फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से गेहूं, सरसों, कपास जैसी फसलों के लिए। इसने नई कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी जन्म दिया है, जैसे कि कपास जिनिंग और तिलहन प्रसंस्करण। हालांकि परियोजना की स्थिरता के बारे में चिंताएं हैं, जिसमें जल भराव, लवणता, भूजल की कमी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। बेहतर प्रबंधन तरीकों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने का जो प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन 58, परिवहन को परिभाषित करते हुए विभिन्न साधनों के आधार पर इसके वर्गीकरण कीजिए। तो इसका आंसर है, परिवहन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के रूप में परिभाषित किया जाता है। परिवहन के विभिन्न तरीकों को परिवहन के साधनों के आधार पर कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है, देखिए यहाँ पे स्थल परिवहन। भूमि परिवहन में सड़क, रेल और पाइपलाइनों द्वारा परिवहन शामिल है। सड़क परिवहन में कम दूरी के लिए परिवहन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। इसे 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक परिवहन में बस, ट्राम और टैक्सियां शामिल है, जबकि निजी परिवहन में कार, मोटरसाइकिल, साइकिल शामिल है। रेल परिवहन का उपयोग आमतौर पर लंबी दूरी के लिए किया जाता है, जिसमें यात्रा और माल परिवहन दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाइपलाइन परिवहन। पाइप के नेटवर्क के माध्यम से तरल पदार्थ और गैसों का परिवहन है। उदाहरणों में तेल और गैस पाइपलाइन, जल आपूर्ति पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन शामिल हैं। विधि कुशल और लागत प्रभावी है, क्योंकि यह न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में परिवहन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है जल परिवहन। जल परिवहन में समुद्र, नदी, नहर द्वारा परिवहन शामिल हैं। समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, जिसमें कंटेनर, जहाज, टैंकर, थोक वाहक शामिल हैं। नदी और नहर परिवहन उपयोग देश के भीतर माल परिवहन के लिए किया जाता है, जिससे बजरा और घाट शामिल हैं। नेक्स्ट है वायु परिवहन। हवाई परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के द्वारा परिवहन शामिल है। यह परिवहन का सबसे तेज तरीका है और आमतौर पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें यात्रा और कार्गो परिवहन दोनों शामिल हैं। लास्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सारांश में परिवहन को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। भूमि, जल, वायु परिवहन। परिवहन के प्रत्येक मोड के अपने फायदे और नुकसान हैं और परिवहन कार्य के विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 56, वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता एवं इसकी विधियों पर विस्तृत नोट लिखिए। तो इसका आंसर है, वर्षा जल संचयन विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करने, संग्रहित करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में बढ़ते जल संकट और प्राकृतिक जल संसाधनों की कमी के कारण इसे महत्व मिला है। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता के कारण निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित जो है इसके कारण है, आवश्यकता के लिए क्यों जरूरी पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला पॉइंट है पानी की कमी। लगातार बढ़ती आबादी और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ पानी की मांग कई गुना क्या हो गई है, बढ़ गई है। वर्षा जल संचय पानी का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है और प्राकृतिक जल संसाधनों पर बोझ को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूजल पुनर्भरण। भूजल तालिका को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचय का उपयोग किया जा सकता है। भूजल स्तर की कमी को रोकने में मदद कर सकता है, जो दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ नियंत्रण। भारी वर्षा के दौरान वर्षा जल संचय बाढ़ के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करके इसका उपयोग सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार नदियों में बहने वाले पानी की मात्रा को कम किया जा सकता है, जो बाढ़ का कारण बनती है। वर्षा जल संचय विभिन्न तरीकों जैसे सतह अपवाह संचय, छत वर्षा जल संचय, उप सतह वर्षा जल संचय का उपयोग करके किया जा सकता है। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका है छत वर्षा जल संचय। इस विधि में छतों से वर्षा जल एकत्रित करना और भविष्य के उपयोग के लिए
टैंकों में संग्रहित करना शामिल है। यह विधि शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां अन्य तरीकों के लिए सीमित स्थान है। दूसरा पॉइंट है सतह अपवाह संचय। इस विधि में वर्षा जल को सड़कों, फुटपाथों और अन्य सतहों के सतह अपवाह से एकत्रित किया जाता है। एकत्रित पानी को भविष्य के उपयोग के लिए टैंक या तालाबों में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है उप सतह वर्षा जल संचय। इस विधि में बारिश के पानी को इकट्ठा करना शामिल है जो जमीन में रिश्ता है और इसे भूमिगत टैंक और कुओं में संग्रहित करता है। अंत में जल संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचय एक आवश्यक तकनीक है। यह न केवल पानी के संरक्षण में मदद करता है बल्कि बाढ़ को कम करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और भूजल स्तर को रिचार्ज करने में मदद करता है। यह एक सरल, लागत प्रभावी तरीका है जिसे व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर लागू किया जा सकता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपसे जो है HDI की फुल फॉर्म पूछी है। HDI की फुल फॉर्म जो है जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सी फुल फॉर्म है, आपको पता भी होगा। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।